تعاون करता हूँ। सर, आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए एक हम ज़रा दाखिली सियासत पे भी अगर आप इजाज़त दें तो कुछ पूछ लिया जाए। ये जहांगीर तरीन साहब जो कर्जे का हुआ है वो तो कर लें। एक शुगर मिल्स एसोसिएशन के ख़िलाफ़ एक इन्वेस्टिगेशन हुई और उसमें कुछ नाम आए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमा थे जहांगीर तरीन, उनका नाम भी आया, तो वो भी ज़ेर अताब हैं। 25 तारीख को फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट भी आनी है, तो क्या आप चाहेंगे कि ये मामला आगे बढ़ें और इस मंतकी अंजाम को पहुँचे सारी चीज़ें? देखिए, एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सामने आई है जो कौम के साथ शेयर की गई है और वजीर आजम की इजाजत से शेयर की गई थी, ये लीक नहीं हुई थी, जिसकी वजाहत की बात भी कर दी गई। नंबर 1। नंबर 2, कुछ सवालात और उठे थे, उन सवालात को सामने रखते हुए उन्होंने हुक्म दिया था कि इसकी फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए। उस फोरेंसिक ऑडिट की जो रिपोर्ट है वो 25 अप्रैल को सामने आनी है। सब उस रिपोर्ट के मुंतज़िर हैं। जब रिपोर्ट आएगी तो उस पर शफाफ तरीके से वज़ीर आज़म जो फैसला करेंगे सब उसको मनवन कबूल करेंगे। वज़ीर आज़म के एजेंडे पर एहतसाब और शफाफ एहतसाब तहरीक इंसाफ के मंशूर का हिस्सा था और है। अच्छा शाह साहब, आज आपने एक गुफ्तगू की है। शाह साहब, आपने काला चश्मा पहना हुआ था, ये चश्मा आपने खुद पहना था या पहनाया हुआ था? अच्छा, मुझे भी जरा साबर शाकिर साहब मैंने पूछना है कुछ। जी सर, जी आप भी आए। जवाब दे देता हूँ। जी जी। देखिए, पहली बात तो शाह महमूद साहब ये बताएं। जी सर, जी बोले। जी बताएं शाह साहब। शाह महमूद साहब ये बताएं कि मेरे पास जो है मसदका इतलात हैं कि जहांगीर तरीन साहब ने अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रास्ते जुदा कर लिए, तो आपके हमसाए में हैं, वो है लोधरा, तो आपके पास क्या इतलात है और आखिरी दफ़ा किस पीटीआई की या सरकारी मीटिंग में जहांगीर तरीन से इनपुट ली गई थी? मेरे पास ऐसी इतला नहीं है, मैं ऐसे कोई गलत बयानी नहीं करना चाहूँगा। मेरे पास कोई ऐसा इल्म नहीं है और ना ही मुझे कोई ऐसी मुसद्दका खबर है कि उन्हें रास्ते जुदा कर दी हैं, मैं नहीं समझता। एक। नंबर 2, आखिरी जो नशिस्त जिसमें मेरी उनसे बिलमुशाफा मुलाकात हुई थी वो ये थी कि जब उन्होंने कॉटन पॉलिसी के बारे में जो उनको जिम्मेदारी की थी टास्क फोर्स की जिसकी जब इजाज़ कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी जो सिफारिशात पेश की थी, जिस मीटिंग को वजीर आजम ने चेयर किया था, उस सिफारिशात में उस कमेटी में जिनमें उनकी गुफ्तगू सुनी थी उसमें मुझे भी मुद्दू किया गया था और मैं भी वहाँ शामिल था। फखर खान साहब भी थे, किसान इत्तेहाद के खालिद खोकर साहब भी थे और सूबाई वज़रा भी थे और भी बहुत से लोग थे। तो शाह साहब, काले चश्मे वाला आपने सवाल का जवाब देना है। देखिए, पहली बात तो ये है कि फॉरेन ऑफिस जो है ये फुल टाइम जॉब है और सुबह से लेकर रात तक मैं इसमें काम करता रहता हूँ और आपको इल्म में है कि इसमें ट्रैवलिंग भी बेपनाह करनी पड़ती है। आपकी बात शाह साहब, आपकी बात पे मुझे भी हंसी आ रही है और चौधरी साहब को भी, इसलिए आप सही बात बताएं। नहीं, साबर शाकिर साहब, आई एम वेरी फाउंड ऑफ हिम। बात यह है, मखदूम साहब ये कह रहे थे कि भाई काला चश्मा लगा लो कि भाई आपको सारा कुछ नजर आए, लेकिन आपके पास क्या किसी को ना बताए। जी शाह साहब, सवाल ये है कि क्योंकि ये कुछ लोग देख रहे थे, जिम्मेवारी निभा रहे थे, तो महसूस किया गया कि इसमें मेरा खास इनपुट की जरूरत नहीं है, तो मैंने कहा बिल्कुल बजा तौर पे मैंने सरेखम तस्लीम किया। शाह साहब, आप माशाल्लाह सूबाई वज़ीर खुराक भी रह चुके हैं पंजाब के सबसे बड़े सूबे के, और आप एक किसान भी हैं, काश्तकार भी हैं, और मेरा भी बैकग्राउंड यही है। तो आप क्या समझते हैं कि जो शुगर मिल्स लगाई गई इनको सब्सिडी दी जाती है प्राइवेट कारोबार को सहारा देने के लिए, जबकि ये हमें इंपोर्ट पे भी पैसा देना पड़ता है, एक्सपोर्ट पे भी देना पड़ता है, छूटें भी देनी पड़ी हैं, जबकि दूसरी जानिब ये भी बात सही है कि कॉटन की काश्त जो है दानिस्ता एक प्लानिंग के तहत कम की गई, गन्ने की काश्त बढ़ाई गई और हमारा उससे भी एक्सपोर्ट का बहुत ज़्यादा मनफी असर पड़ा, क्योंकि कॉटन हमारी माशाल्लाह उसमें हम खुद कफील नहीं, हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे। तो क्या आप समझते हैं कि दोबारा रिव्यू करना चाहिए पूरी पॉलिसी को, कॉटन का एरिया बढ़ाया जाए, शुगर केन का कम किया जाए?
देखिए, पहली बात तो ये है कि शुगर की अपनी अहमियत है और ये हमारी एक ज़रूरत है, रोज़मर्रा की अशिया में शामिल होती है चीज़, तो हमें इसकी ज़रूरत है। तो इसमें कोई शक नहीं कि शुगर इंडस्ट्री की हमें ज़रूरत है और रहेगी। देखिए, देखना ये है कि हमारी तरजीहात क्या होनी चाहिए, हमारी आबो हवा, हमारा पानी, हमारी फ़िज़ा किस चीज़ को ज़्यादा उसके लिए वो साज़गार है। कॉटन हमारा जो बेल्ट है, ख़ास तौर पे ये साउथ पंजाब का बेल्ट और सिंध के इलाके जो हैं, इसमें कॉटन पैदा होती है, उम्दा किस्म की कॉटन पैदा होती है। एक ज़माना था कि एक सिर्फ ज़िला दिहाड़ी जो है, वो पूरी सिंध जितनी पैदावार देता था, आज सूरत हाल बदल चुकी है। पाकिस्तान कॉटन जो लिंट है, एक्सपोर्ट किया करता था, लेकिन आज आप इम्पोर्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बतदरीज हमारी पैदावार गिरती चली गई। एक ज़माना था कि हमारी प्रोडक्टिविटी फी एकड़ पैदावार हिंदुस्तान से ज़्यादा हुआ करती थी और हिंदुस्तान का कॉटन का बेशतर इलाका बारानी है। उसके बरक्स हमारा कॉटन का इलाका जो है वो अक्सर और बेशतर नहरी इलाके पे है। हमें ये एडवांटेज थी, हमारे पास सीड के एडवांटेज थी, हमारी रिसर्च अच्छी थी, लेकिन आपने देखा हमें रिसर्च पे आगे बढ़ी। आज हमारा कॉटन में सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि क्वालिटी सीड दस्तयाब नहीं है। अब इस साल कॉटन की काश्त शुरू होगी तो सबसे बड़ा जो चैलेंज आपके सामने आ रहा है वो है कि हमारे पास मयार का बीज मौजूद नहीं है और उसकी जो जर्मिनेशन है वो बहुत गिरी हुई है और हमारे इस पे हमने कोई नई रिसर्च नहीं कर सकते और बाहर से मंगाए तो उसकी अपनी पेचीदगियां हैं और नए बीज के लिए कम से कम 2 साल कहते हैं हमें इंतजार करना होगा। अब हमारी सनत क्या है, हमारी सनत जो है और हमारी एक्सपोर्ट्स क्या है, बरामदाद हमारी का ज्यादातर हमारी बरामदाद जो है वो कॉटन और कॉटन टेक्सटाइल्स है, कॉटन रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर हम पानी को देखें तो पानी हमारे इस खित्ते में एक ज़माने में 50 की दहाई में पाकिस्तान और साउथ एशिया, हिंदुस्तान वाटर एफ्लुएंट हुआ करता थे और आज वाटर स्केर्स हो रहे हैं। पानी हमारा पर कैपिटा गिरता चला जा रहा है और अब जो गन्ना है वो ज्यादा पानी कंज्यूम करता है निस्बतन कॉटन के और आप पर जो आपका जो पानी की जो आप एक एज ए यूनिट ले लें और ज्यादा सब्सिडी भी खा जाता है ना, पैदावार देख लें पर टन कॉटन की जो हमें फायदा है वो पर टन शुगर से ज्यादा है। तो शाह साहब, आज लग रहा है कि आपने वो काला चश्मा उतार दिया है और ज़राअत के मामले में भी आप ज़हीन तरीन लग रहे हैं आज हमें। जी चॉइस साहब। नहीं पर बहुत ये तो अथॉरिटी है। आज ये सुबह फरमा रहे थे मुझे फाइनेंस का नहीं पता, और मोहतरम आपने तो पंजाब में वज़ीर ख़ज़ाना के तौर पर अपना कैरियर शुरू किया था 85 में। और नंबर 3 सही कह रहे हैं आप, ये मुझे फरमाएं कि जो पाकिस्तान को मिनिस्टर भी रहा हूं और फाइनेंस भी रहा हूं। जी सर। जी तो हमें तो आप नाना यानी वो नाना पट्टियां पढ़ाओ। अच्छा, ये जो आपको बड़ी कामयाबी हुई है, कोई पट्टी नहीं पढ़ा सकता ये जो पाकिस्तान को और दुनिया में लोन्स का, डेट का, उसकी सर्विसिंग का और मार्कअप वगैरह पर जो मेजर रिलीफ मिला आपको, आया इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो सकेगी पाकिस्तान में? देखिए, इमरान खान साहब ने जो 12 तारीख को एक ग्लोबल डेट रिलीफ इनिशिएटिव की अपील लॉन्च की थी, उसके पीछे एक सोच कार फरमा थी और वो सोच क्या थी मैं आपसे शेयर करता हूँ। इमरान खान साहब ये कह रहे थे और कह रहे हैं कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है, जहां इंसानों को और इंसानी जान का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है, वहां हमने ये भी देखना है कि इस बला से, इस वबा से मईशतें भी मुतासिर हो रही हैं। और इस वक्त एक अंदाजा ये है कि ग्लोबल इकॉनमी जो है वो रिसेशन की तरफ बढ़ रही है और गालिबन ये रिसेशन जो है वो फाइनेंशियल जो क्राइसिस था 2009 का उससे भी बड़ा है और जो ग्रेट डिप्रेशन था 1930s का उससे भी ज्यादा संगीन रिसेशन हो सकता है। अब इन दिनों में जहां तरक्की पजीर ममालिक पाकिस्तान जैसे उनकी बरामदाद भी गिर रही है, उनकी रिमिटेंसेस जो तरसील बाहर से लोग कमा के पैसा भेजते थे वो भी गिरने के इम्कानात हैं, वाज़े तौर पर है। तो इन दिनों में हमारी फिस्कल स्पेस
کہاں سے آئے گی؟ ہماری فسکل سپیس لمیٹڈ ہے. انڈیٹڈ کنٹریز جو ہے ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اگر انہوں نے کورونا کا مقابلہ کرنا ہے، انسانی جانوں کو بچانا ہے، معیشت کو پہیے کو چلانا ہے، رواں دواں رکھنا ہے، تو ان کو فسکل سپیس دینی ہوگی، اور وہ آپ دے سکتے ہیں ڈیٹ ریلیف کی شکل میں. یہ ان کی اپیل تھی. سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ نے اس کو سراہا، اور انہوں نے کہا، وہ اپنے میسج میں کہا، وہ آپ کے سامنے میڈیا میں نشر ہو چکا ہے، کہ میں عمران خان صاحب کی اسپرٹ کو اور ان کی سوچ کو اس کی سپورٹ کرتا ہوں، اور اس سے میں مطابقت رکھتا ہوں. اس کے بعد IMF، اس کے بعد ورلڈ بینک کے جو اشارے ملے وہ بھی ہمدردانہ تھے. یہ بات G7 میں گئی. G7 سے بات کل ڈسکس ہوئی G20 میں، اور G20 نے بہت بڑا بر وقت فیصلہ کیا ہے، جس سے بشمول پاکستان 75 ملکوں کو اس سے فائدہ ہوگا. اور اگر ٹوٹل دیکھیں تو 76 ملک اس سے مستفید ہوں گے، جنہیں ڈیٹ ریلیف ملے گا، فسکل سپیس ملے گی، تاکہ یہ پیسہ وہ خرچ کر سکے اپنے ہیلتھ سسٹم کو مضبوط کرنے میں اور اکنامک ایکٹیویٹی کو برقرار رکھنے میں. جس طرح آج جو ایگزیکٹو بورڈ ہے IMF کا، اس کا بھی اجلاس تھا، جس میں ایک ریپڈ رسپانس کے ذریعے $1.4 بلین جو ہے پاکستان کو دینا درکار تھا. انشاءاللہ ابھی شیخ صاحب مجھے بتا رہے ہیں کہ صبح وہ بھی اس کے بھی امکانات بالکل واضح ہیں اور ہمیں ملے گا. تو اگر یہ ہمیں ڈیٹ ریلیف مل جاتا ہے، ہمیں $1.4 بلین یہ مل جاتا ہے، تو اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا، اور پاکستان کے ساتھ ساتھ 75 ممالک اور ان کو فائدہ ہوگا. تو عمران خان نے نہ صرف پاکستان کا علم بلند کیا، عمران خان نے وکالت کی پوری ڈیولپنگ ورلڈ کی. بالکل، بہت بہت شکریہ صاحب آپ کا.